नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को पूरा अवश्य देखें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। आज का विषय है टीचिंग एप्टीट्यूड और ये पहले पहली क्लास है और ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड को हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने का जो माध्यम है, मार्केट में सबसे बेस्ट पुस्तक है केवीएस मधान का। तो इसी पुस्तक से हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो अवश्य बने रहिएगा। और पूरा सिलेबस, नेट का पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है अलग से एक वीडियो में बनाया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको सुनते रहना है कि मैं हर एक शब्द का जो है अर्थ भी बताते रहूँगा और कोशिश रहेगी कि आप इस वीडियो को मतलब जो है डेटा को रटे नहीं, अधिक से अधिक आप समझें, क्योंकि समझने के साथ यदि आप रटेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। सबसे पहले है शिक्षा और शिक्षण। तो शिक्षा मतलब ज्ञान, सबको पता है शिक्षा ज्ञान। ज्ञान मतलब हुआ कि किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के विषय में कुछ बातें, हैं, नई नई बातें। फिर शिक्षण, शिक्षण मतलब है कि टीचिंग, किसी को पढ़ाना, किसी को कुछ सिखाना, मतलब सिंपल शब्द में किसी को कुछ सिखाना। सिखा स्कूल में भी हम सीखते हैं, घर पे भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं। हम हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो जो कुछ भी हम सीखते हैं तो उसी को शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये शब्द, जो शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु, शिक्ष क्रिया से हुई है। शिक्षा मतलब ही होता है सिखाना, मतलब ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। और ज्ञान प्राप्त किस लिए करते हैं? संस्कार और व्यवहारों का निर्माण करने के लिए। फिर आगे है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। देखो, शिक्षण से, शिक्षा से तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा उद्देश्य है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। आपने ये वाक्य सीख लिया कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आप यदि अपने व्यवहार में सत्य नहीं बोलते हैं, व्यवहार में आपका अब सत्यता यदि नहीं वो होता है, अंदर प्रवेश करता है, यदि आप सच में सत्य नहीं बोलते हैं तो वो फिर शिक्षा का दूसरा उद्देश्य वो आपका पूरा नहीं हुआ। तो शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं और सहजकर्ता भी कहते हैं। वो इसीलिए सहजकर्ता कहते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को वो सहज करके छात्र को परोसते हैं, तो इसीलिए इसको सहजकर्ता कहते हैं। फिर कहते हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। मतलब व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक क्षण, हर एक समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कभी प्रकृति से सीखते हैं, कभी माँ-बाप से, कभी दोस्तों से, कभी समाज के किसी व्यक्ति से, कभी विद्यालय में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और जो कुछ भी हम मैंने हाइलाइट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे वाक्य इम्पोर्टेंट है और आपको नोट कॉपी पे नोट करते रहना है। नोट इसलिए किया जाता है ताकि आप पेपर से पहले बहुत जल्दी से तुरंत एक बार आँखें फेर लें, है ना? फेरने का काम आए। ठीक है, आगे हैं यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेलोर कमीशन की स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई है। कब? 1996 में। और उनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है लर्निंग द ट्रीजर विदिन। और ये रिपोर्ट शिक्षा से संबंधित है और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेलोर कमीशन का रिपोर्ट का नाम क्या है? लर्निंग द ट्रीजर विदिन। और उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है कि शिक्षण जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। औपचारिक मतलब हुआ कि जो विद्यालय में सही नियम के साथ, जैसे सही ढंग से चॉक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है शिक्षक के द्वारा, तो उसको औपचारिक बोलते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षण किसको कहते हैं? अनौपचारिक मतलब कोई उसमें नियम कानून नहीं होता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे, चलते चलते कोई अचानक से आपने कुछ गलती करी, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि अरे भाई ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे किया जाता है।
तो उससे भी आपको शिक्षा मिल गई, तो वो अनौपचारिक शिक्षा हुई। फिर आप कहीं टहल रहे हैं, फिर अचानक से आपको एक कुछ घटनाएँ दिख पड़ी और उसी घटना से आपको कुछ सीख मिल गया कि अच्छा ऐसा तो ऐसा होता है। तो ये अचानक से जो शिक्षाएँ मिलती है या प्रकृति में या चलते-फिरते घर में या सोते हुए, तो कभी भी जब भी कुछ शिक्षण प्राप्त इस तरह से शिक्षा प्राप्त होती है तो उसको अनौपचारिक शिक्षण कहते हैं। और औपचारिक शिक्षण पता ही है कि शिक्षण संस्थान और शिक्षक की भूमिका अहम होती है इस शिक्षण में। फिर है शिक्षण की परिभाषा। तो शिक्षण की परिभाषा में देखो, एक है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। हमको पता ही है शिक्षण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। जैसे शिक्षक पहले पाठ योजना बनाते हैं कि मुझे कक्षा में जाकर ये पाठ पढ़ाना है और इस पाठ का उद्देश्य ये है, तो इस उद्देश्य की ओर उनको लेकर जाना है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। तो उद्देश्य पहले से निर्धारित उद्देश्य होते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमको बच्चों को जो है ये ज्ञान देना है। तो उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण किया जाता है। फिर आगे है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएँ। तो देख लीजिए शिक्षण के 3 आधार हैं। 3 आधार शिक्षण के हैं। वो 3 आधार कौन-कौन हैं? जो शिक्षा का मूल आधार है वो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। तो ये दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र ये तीनों ही शिक्षण के 3 आधार है। फिर है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद इसमें क्या है कि अत्यंत प्राचीन वाद है ये। हाँ, और ये अरस्तु ने इस आदर्शवाद को दिया है और उनके अनुसार क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और बौद्धिक गुणों का आधार बनाना है। ना? व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। नैतिक मतलब नीतिगत, नीति जो समाज में नियम है, जो समाज में प्रचलित नियम है या पहले से जो नियम चला आ रहा है, उन नियमों के अनुसार व्यक्ति को बनाना। साथ में बौद्धिक सद्गुण, बुद्धि के गुण, बुद्धि के गुण कौन से होते हैं कि आप अच्छे बुरे को पहचान सको, आप कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसको भी जान सको। तो ये सब बुद्धि के जो सद्गुण है, इन गुणों को भी जानने वाला व्यक्ति को बनाना, ये बात अरस्तु कहता है आदर्शवाद के अंतर्गत। फिर है आदर्शवाद जो है नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये इस पर बल देता है। तो फिर संक्षिप्त शब्द में हम ये कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। ये वाक्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आदर्शवाद के अंतर्गत। पूछ सकते हैं आपको सत्यम शिवम सुंदरम इसकी व्याख्या कौन सा बात करता है, तो आपको ऑप्शन में आदर्शवाद दिया जाएगा तो उसको आपको टिक करना है। फिर आगे है प्रकृतिवाद। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है इस बात के अंतर्गत, है ना। और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। फिर आगे कुछ मुख्य बातें प्रकृतिवाद के अंतर्गत कि क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव, इंद्रिय द्वारा शिक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए प्रकृतिवाद के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं या कौन निम्न में से कौन कौन सी बातें इसके अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव या शिक्षण द्वारा शिक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन की शिक्षण विधियाँ, ये सारे जो है चीज़ें प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। फिर है प्रयोजनवाद। तो जॉन डेवी डेवी को प्रयोजनवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना गया है और इसके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसका दूसरा नाम प्रयोगवाद भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रयोजनवाद जो है अमेरिका की देन है। और अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है, ऐसा किसका मानना है? प्रयोजनवादियों का मानना है। उसके बाद आता है अस्तित्ववाद। इन सब बातों को जो है जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है तो उन सबको आपको नोट डाउन करते ही रहना है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। फिर अस्तित्ववाद, इसके मुख्य प्रतिपादक हैं किर्कगार्ड और
और उनका कहना क्या है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अस्तित्ववाद बात के अंतर्गत इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है, किर्केगार्ड। और फिर इनका कथन क्या है, तो मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। फिर अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। फिर आता है योग। योग परंपरा हमको पता है कि महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। और योग के 8 घटक हैं, जिसको अष्टांग योग भी कहते हैं। जो है यम, मतलब है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। नियम, ऑब्जर्वेंस। आसन, पोस्चर। प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल। प्रत्याहार, रेस्ट्रेंट। धारणा, माइंड स्टडी। ध्यान, कंसंट्रेशन। समाधि, मेडिटेशन। तो ये 8 घटक इसे अष्टांग योग भी कहते हैं। फिर आते हैं शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, है ना। शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, ये बौद्धिक गतिविधि है, सबको पता है। और दो मूलभूत प्रतिरूप या मॉडल। प्रतिरूप या मॉडल मतलब हुआ ढांचा। ढांचा मतलब है कि जैसे इंजीनियरिंग लोग क्या करते हैं, किसी एक बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, वो अपने पेपर में उस बिल्डिंग को अच्छे से आर्ट कर लेते हैं ना। तो आजकल तो डिजिटल आर्ट हो रहा है, तो डिजिटल तरीके से आर्ट करके उसमें मालिक को दिखाया जाता है कि जब आपका पूरा बिल्डिंग बन जाएगा तो ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, इस तरह से आपका बनेगा, क्या आप बनाने में सहमत है, तो अब जा करके फिर वो आगे होता है पूरी तरह से साकार रूप में। तो उसी को जो पहले ढांचा बना दिया जाता है, तो उस ढांचा को ही प्रतिरूप या मॉडल कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, प्रशिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित भी होते हैं। और इसके विभिन्न स्तर हैं शिक्षण के, और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा के अनुसार ये शिक्षण होता है। और शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। वातावरण गतिशील क्यों कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण हमेशा मतलब शिक्षण कभी भी रुकता नहीं है। हम खेलते हैं तब भी कुछ सीखते हैं, हम बैठ के मूवी देखते हैं तब भी कुछ सीखते हैं, हम कहीं जा जा रहे होते हैं तब भी हम कुछ सीखते हैं। मतलब है कि गति के साथ हम सीखते ही जा रहे हैं, तो इसलिए गतिशील है ना। फिर अधिगम, शिक्षण, अनुदेश, प्रशिक्षण, ये इन सब का परस्पर घनिष्ठ संबंध है ना। और शिक्षण एक सम व्यवसाय या वृत्ति वृत्ति है, मतलब शिक्षण के तो प्रोफेशन है ना। एक शिक्षण एक क्या कहते हैं कि पेट भरने का भी साधन है, और ये एक कला भी है ना। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं पूरी हो गई। फिर आगे है बौद्धिक गतिविधि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। वैयक्तिक भिन्नता मतलब है कि इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब हुआ कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, भले ही वो एक जैसा दिखे, फिर भी उस उन दोनों के अंदर कुछ न कुछ भिन्नता होती ही होती है। भले ही वो एक ही माँ के दो बेटे हो, एक ही माँ के दो बेटियां हो, लेकिन उन दोनों में एक जैसे ही दिखे, फिर भी उन दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नता होती होती है। तो यही, और साथ में जो अधिगम शब्द आ रहा है ना, तो अधिगम मतलब हुआ शिक्षण, पहले शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देने के बाद छात्र लोग जो अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसी को अधिगम कहते हैं। जो सीख जाता है ना। और शिक्षण के ठीक बाद अधिगम आता है। मतलब शिक्षण मतलब आपने सिखाया, और जैसे सीखा, सिखाने के बाद मान लो कि उसमें कक्षा में 10 छात्र है, 10 में से 5 छात्र जो है आपकी बात को हूबहू जान लिया और उनके मन में बैठ गया उन बातों को, तो इसका मतलब उन पांचों को अधिगम हो गया उस बात का। फिर है कि पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करना। सृज क्रिएटिविटी को विकास करने के लिए पाठ्यक्रम में विविधता को ऐड किया जाता है। विविधता मतलब कि भिन्न भिन्न विषयों को ऐड किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी बढ़े, उसके अंदर सृजनात्मक हो। मतलब है कि वो नए नए विचार, नए नए सिद्धांत, नए नए खोज खोज को खोज की ओर अग्रसर हो, और उसको आगे ही आगे बढ़ाता ही रहे। फिर आगे है मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, मतलब टीचिंग के कुछ मॉडल हैं, तो उन मॉडलों को पढ़ने वाले हैं।
तो टीचिंग के जो दो मॉडल है मुख्य रूप से, वो है एक तो शिक्षक केंद्रित है और दूसरा शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित को देख लीजिए, इसमें बताया गया शिक्षक केंद्रित तो स्पष्ट ही हो रहा है कि इसमें जो है केंद्र में शिक्षक होते हैं, शिक्षक की ही भूमिका ज़्यादा होती है और ये परंपरागत दृष्टिकोण है ना। तो आपको ये भी प्रश्न बन जाता है कि परंपरागत दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है, तो शिक्षक केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसी को कहा जाता है। फिर है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या है, तो पेडागोजी का अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। फिर है शिक्षार्थी केंद्रित, है ना, जिसको हम एंड्रोगोजिकल अप्रोच कहते हैं। हाँ, इंग्लिश को भी आपको देखना है। पेडागोजिकल अप्रोच मतलब है शिक्षक केंद्रित और एंड्रागोजिकल अप्रोच मतलब है शिक्षार्थी केंद्रित। और इसमें जो है स्व मूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। मतलब इसमें शिक्षार्थी स्वयं शिक्षार्थी का ही वही शिक्षार्थी ही केंद्र में होते हैं और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है ना। तो इसीलिए शिक्षार्थी को स्वयं ही सब कुछ करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, खोज करना पड़ता है। तो इसीलिए स्व मूल्यांकन इसकी विशेषता है, अपने आप को ही मूल्यांकन करना होता है। फिर है शिक्षण के विभिन्न स्तर। शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, तो शिक्षण के मुख्य रूप से 3 स्तर है। एक है स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल कहते हैं। फिर अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर है चिंतन स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर है स्मृति स्तर के बारे में पढ़ते हैं आगे। इसके मुख्य प्रस्तावक कौन है, हार्वर्ड जी। और अब देखो शिक्षण स्तर की जो कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप जरूर से ध्यान रखिए और नोट डाउन भी करिए, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। कि यह तथ्य को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसकी विशेषता है तथ्य को इस स्तर में क्या करते हैं बच्चे, तथ्य को केवल केवल रटते हैं, कंठस्थ करते हैं और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिर आगे आगे कहा है कि अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया मानी जाती है। तो उद्दीपन प्रतिक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रक्रिया को मानी जाती है ये स्मृति स्तर में। फिर आगे है सीखने की तीव्रता होती है और प्रतिधारण की स्थिरता और वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण होते हैं। तो ये तो दूसरी बात है, सीखने की तीव्रता और प्रतिधारण की स्थिरता, है ना। तो ये दो चीज़ें इस स्तर में होती है। फिर आगे आता है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये मरीशन द्वारा दिया गया है और इसमें क्या है कि ना केवल याद रखना बल्कि उसे समझना भी है। तो इसमें केवल याद नहीं रखा जाता है, अभी तो समझता भी है। फिर है कि विषयों में दक्षता दक्षता प्राप्त करने और सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना है। इस इस स्तर का उद्देश्य ये है, विषय में दक्षता प्राप्त करना और सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना। फिर है कि समझने की क्षमता को भी विकसित किया जाता है। फिर क्या है कि तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। तो अवबोध स्तर जो है किसी भी तथ्य को आत्मसात करने हेतु उसको अपने अंदर व्यवहार में लाने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। और इसके मूल्यांकन प्रणाली के मुख्य रूप से इस मतलब अवबोध स्तर में जो भी होते हैं तो उनका मूल्यांकन किस तरह से हम किया जाता है, निबंध प्रकार के प्रश्नों के द्वारा, फिर लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा उन सब का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है तीसरा स्तर, वो है चिंतन या विमर्शी स्तर, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। ये जो है हर्ण द्वारा दिया गया है और ये शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है। और ये जो है शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। समस्या केंद्रित मतलब प्रॉब्लम सेंट्रिक, मतलब है कि उसमें समस्या का समाधान किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है कि ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर जोर दिया जाता है। और कक्षा का वातावरण एकदम मुक्त और स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसमें कक्षा का वातावरण, इसमें कोई सा भी आपको थोड़ा सा भी नियम इत्यादि नीति वगैरह ये सब थोपा नहीं जाता है। आप बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होते हैं, ओपन होते हैं, है ना।
फिर कहते हैं ये स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है, और ये स्तर केवल एक विचार विचार आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता मकता है, वो विचार कुछ अंदर विचार है, तो उन विचार को विकसित करने के लिए ये स्तर है। फिर परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्नोत्तर का उपयोग किया जाता है। तो इस स्तर में रहने वालों का मूल्यांकन जो है निबंध प्रकार के प्रश्नोत्तर के द्वारा किया जाता है। फिर है शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, और यहाँ का भी शिक्षण जो है इस तरह से होता है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार। और औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिक्षण व्यवस्था का आधार है। और औपचारिक जो शिक्षा है, जो स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, तो उन सब में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कहा गया है। उसके बाद तो इस प्रकार से जो है 3 स्तर भी हम लोगों का पूरा हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।